नमस्ते दोस्त, नमस्ते। मैं जया गुप्ता। आओ टैली सीखे भाग 3 में आज हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी और जर्नल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई थी। आज कुछ अन्य टर्मिनोलॉजीज की जानकारी मैं आज आपको दे रही हूँ। परचेस रिटर्न, क्रय वापसी। जब खरीदा गया माल किसी कारण से वापस किया जाता है तो उसे परचेस रिटर्न कहते हैं। इसकी एंट्री जर्नल में क्रेडिट साइड में की जाती है। कोई भी माल निम्न कारणों से वापस किया जाता है, जैसे माल जो ऑर्डर दिया गया उसके अनुसार न हो, जिस डेट को माल मंगाया था उसके बाद माल आए, जिस साइज या क्वांटिटी में माल मंगवाया था उससे कुछ अलग आए, या माल डैमेज हो, तो इन कारणों से माल वापस किया जाता है। और जब माल वापस किया गया तो उसे परचेस रिटर्न कहते हैं। खरीदा गया माल वापस होता है तो परचेस रिटर्न कहलाता है। सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। जब बेचा गया माल किसी कारण से वापस आता है हमारे पास तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। इसकी एंट्री जर्नल में डेबिट साइड में की जाती है। जो कारण परचेस रिटर्न के होते हैं वही कारण सेल्स रिटर्न के होते हैं। बैड डेब्ट्स, डूबत ऋण। ऐसे देनदार या डेटर्स जो कि किसी कारण से भी, जैसे दिवालिया हो गए हो या अन्य किसी कारण से हमारा उधार नहीं चुका सकते हैं, वो बैड डेब्ट्स या डूबत ऋण कहलाते हैं। यह व्यापार की हानि होती है, क्योंकि जो डेटर से पैसा प्राप्त होना है अब वो पैसा प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए यह लॉसेस में काउंट होता है। डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। व्यापार की स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली स्थायी और धीमी कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। यह व्यापार की हानि होती है। इसे फिक्स्ड असेट्स में से घटाकर बताया जाता है। एक्चुअली में फिक्स्ड असेट्स जैसे कि फर्नीचर, मशीन्स, कंप्यूटर, प्लांट, व्हीकल, बिल्डिंग, इन सबको हम लगातार यूज करते रहते हैं तो इनकी इफिशिएंसी कम हो जाती है और बिजनेस इनके मूल्य में भी कमी आती जाती है इफिशिएंसी कम होने के कारण। तो उसी कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं और इसे हर साल हम फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में से घटा देते हैं, ताकि अंत में जब फिक्स्ड असेट्स खत्म हो तो उसकी वैल्यू भी एक साथ खत्म न होकर धीमे धीमे खत्म हो। ड्राइंग्स। व्यापारी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार में से निकाले जाने वाला पैसा या माल ड्राइंग्स या आहरण कहलाता है। इसे कैपिटल में से घटाया जाता है। ड्राइंग एक्चुअली में बिजनेस और बिजनेसमैन, इन दोनों को दो अलग अलग एंटिटी माना जाता है। और बिजनेसमैन बिजनेस की शुरुआत में जो भी पैसा लगाता है वो कैपिटल कहलाती है, और इसीलिए हमने कैपिटल को लायबिलिटीज कहा था कि कैपिटल व्यापार का दायित्व होती है, इसे व्यापारी को चुकाया जाता है। तो इसीलिए जब व्यापारी बिजनेस में से कोई भी पैसा निकालता है तो वो कैपिटल में से कम इसीलिए किया जाता है ताकि व्यापारी को चुकाया जाने वाला पैसा कम हो जाए। डिस्काउंट, छूट। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर को छूट कहते हैं। यह व्यापारी अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कस्टमर को देता है। यह दो प्रकार की होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। इसको हम ऐसे समझते हैं कि कोई सामान है जैसे 100 रुपए का, 100 रुपए उस पर प्रिंट रेट है, अंकित मूल्य है, और आप जब उसे खरीदने गए आपने दुकानदार से कहा कि हाँ इस पे कितने % डिस्काउंट मिलेगा। दुकानदार ने उसे कहा 10% डिस्काउंट के साथ आपको दूंगा मैं, तो उन्होंने 90 रुपीज पे तय किया आपको बेचना। तो ये जो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। इसे हम अकाउंट बुक में नहीं लिखते हैं। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट।
90 रुपए में आपको वस्तु बेची गई, मीन्स उसका बिल बन गया 90 रुपीज का। अब उसके ऊपर भी जब आप पेमेंट करते हैं तो कुछ पैसा और कम देते हैं, तो वो डिस्काउंट यदि व्यापारी एक्सेप्ट करता है तो उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। और व्यापारी कैश डिस्काउंट इसलिए देता है ताकि वह अपने कस्टमर को जल्दी मनी पेमेंट करने के लिए, मनी रोटेशन बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सके। रेवेन्यू, व्यापारिक गतिविधियों से प्राप्त होने वाला अमाउंट रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू और इनकम में अंतर होता है, रेवेन्यू इनकम नहीं होती है। रेवेन्यू में से जब एक्सपेंसेस को घटाया जाता है तो इनकम प्राप्त होती है। एक्चुअली में इसे आप ऐसे समझिए कि आपने किसी दिन भर काम किया और दिन भर के आपका कलेक्शन 10,000 रुपए का हुआ, तो वो तो आपकी रेवेन्यू कहलाएगी। पर उस 10,000 रुपए को कलेक्ट करने में जो भी खर्चा हुआ या आपके वस्तु की जो लागत लगी, 10,000 रुपए की वस्तु जब आपने बेची, यानी 10,000 रुपए में जो वस्तुएं बेची उनकी जो लागत रही, सपोज कीजिए मान लीजिए वो 8,000 रुपए थी, तो 8,000 रुपए खर्चा आपको 10,000 रुपए कमाने के लिए करना पड़ा, तो 8,000 घटाने के बाद 10,000 में से 2,000 रुपए जो बचते हैं वो इनकम कहलाएगी, वही आपका प्रॉफिट होगा। और रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट प्लस प्रोडक्ट की कॉस्ट सब मिला के जो पैसा आता है बिजनेस में, वो रेवेन्यू कहलाता है। कमीशन, व्यापार में जब कोई व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी का कोई कार्य करता है तो बदले में वो दूसरा व्यापारी जिसका कार्य किया था वो पहले व्यापारी को कुछ अमाउंट देता है, इसे कमीशन कहते हैं। बिजनेस में व्यापारी कमीशन लेता भी है और देता भी है। जब व्यापारी कमीशन प्राप्त करता है तो उसको कमीशन रिसीव्ड कहते हैं, और जब व्यापारी कमीशन देता है तो उसको कमीशन पेड कहते हैं। स्टॉक, रहतिया, व्यापार में किसी दिन के अंत में जो माल बिना बिका रह जाएगा वो स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक दो प्रकार का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। जब शाम को जो माल बिना बिका रहा दिन के अंत में, वो माल तो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, और दूसरे दिन की शुरुआत में जो पहले दिन का बचा हुआ माल था, जो पहले दिन का क्लोजिंग स्टॉक था, वो दूसरे दिन के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। जनरली हम स्टॉक कैलकुलेशन का कार्य ईयर एंडिंग पर करते हैं, या जब हम फाइनल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तब इसे बताया जाता है। अब हम देखेंगे जर्नल, रोजनामचा। व्यापार में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को नोट करने की मेथड अकाउंटिंग कहलाती है। तो उन्हें जिस बुक में सबसे पहले नोट किया जाता है उस बुक को जर्नल कहते हैं। और चूंकि इसमें सबसे पहले किसी भी लेन देन को लिखा जाता है, इसलिए इसे प्रारंभिक लेखे की पुस्तक या इनिशियल एंट्री बुक भी कहा जाता है। इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हम लिखते हैं, जो भी लेन देन हम लिखते हैं, उसकी एंट्री दो तरफा की जाती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड एंट्री करना और क्रेडिट साइड एंट्री करने का अर्थ होता है, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि ट्रांजैक्शंस, लेन देन मतलब व्यापार एक टू वे प्रोसेस होती है जिसमें कोई चीज ली जाती है और बदले में कुछ चीज दी जाती है। तो जो चीज ली जा रही है उसको भी लिखा जाएगा और जो दिया जा रहा है उसको भी लिखा जाएगा। इस तरह से इसमें दो तरफा एंट्री की जाती है, और साथ ही साथ उस एंट्री से संबंधित नरेशन भी हम लिखते हैं लास्ट में, ताकि बाद में कभी आप उन ट्रांजैक्शंस को देखो तो उस नरेशन के आधार पर आपको उस ट्रांजैक्शंस की कंप्लीट डिटेल पता चल जाए और आप उस ट्रांजैक्शन की जानकारी वापस से प्राप्त कर सको। और इनके आधार पर लेजर में और अन्य बुक्स में एंट्री की जाती है। जर्नल का जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल, वो बहुत आसान सा फॉर्मेट है। इसमें बेसिकली 5 कॉलम होते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का। जिस दिन कोई भी जो ट्रांजैक्शंस हम नोट करने वाले हैं, वो ट्रांजैक्शन जिस तारीख को किया जाता है वो तारीख डेट वाले कॉलम में नोट की जाती है। उसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम है। इस कॉलम में
जो ट्रांजैक्शंस लेन देन हम लिखने वाले हैं दो तरफा डेबिट और क्रेडिट साइड, वो दोनों तरफ यहाँ पर लिखा जाता है पर्टिकुलर्स में। डेबिट साइड लिखने के लिए हम जो अकाउंट डेबिट साइड में लिखा जाना है उस अकाउंट का नाम लिख के कॉलम के राइट कॉर्नर पर DR शब्द लिखते हैं, तथा क्रेडिट का लिखते वक्त, क्रेडिट को लिखते वक्त जो अकाउंट लिखा जाना है क्रेडिट के लिए उसके पहले टू शब्द का प्रयोग किया जाता है और लेफ्ट साइड में, कॉलम के लेफ्ट साइड में थोड़ी सी जगह छोड़कर, जैसे हम हाशिया छोड़ते हैं ऐसे थोड़ी सी जगह छोड़कर टू शब्द के साथ वो क्रेडिट वाला अकाउंट लिखा जाता है। LF मतलब लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो का मतलब होता है लेजर में जिस पेज पर डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट का एंट्री की गई है, उनका अकाउंट बनाया गया है, वो पेज नंबर यहाँ लिखा जाएगा। और डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में डेबिट अकाउंट में जितना अमाउंट गया है या जितना अमाउंट ट्रांजेक्ट हुआ है वो डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में उस लाइन में लिखा जाएगा, डेबिट वाली लाइन में। और क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में नीचे क्रेडिट अकाउंट के सामने हम वो क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे जिससे उस अकाउंट को क्रेडिटेड किया गया है। जर्नल में जब हम एंट्री करते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, या यूं कहें कि कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली बात होती है कि ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दोनों खातों को पहचानना। जब हम लेन देन करते हैं तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बिजनेस टू वे प्रोसेस होती है, लेना और देना। तो जब लेना और देना दोनों एक्टिविटी होगी तो दो खाते प्रभावित होंगे। तो सबसे पहले हमें उन दोनों खातों को पहचानना है कि कौन से दो खाते इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित हो रहे हैं। फिर उन दोनों खातों को पहचानने के बाद उन दोनों खातों का अकाउंट टाइप पता लगाना कि वे किस प्रकार के हैं। अकाउंट टाइप के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अकाउंट तीन तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ आपको ये पहचानना है कि पर्सनल अकाउंट किस तरह का होता है, रियल अकाउंट किस तरह का होता है और नॉमिनल अकाउंट किस तरह का होता है। इसे मैं एक एंट्री के द्वारा समझाती हूँ। नगद माल खरीदा 5,000 रुपए। अब इस ट्रांजैक्शन को यदि हम देखें तो इसमें कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। एक तो नगद माल खरीदा है तो खरीदे गए माल को हम कहते हैं परचेस। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो खरीदा गया माल कहलाता है परचेस। तो एक अकाउंट तो आपका प्रभावित हो रहा है परचेस, और दूसरा कैसे खरीदा उस माल को आपने, नगद मतलब पैसा देके, मतलब दूसरा खाता जो प्रभावित हो रहा है वो हो रहा है आपका कैश। अब इन दोनों खातों का टाइप पता लगाएं तो ये दोनों खाते वास्तविक रियल अकाउंट टाइप के हैं क्योंकि दोनों में वस्तु एग्जिस्टिंग मोड में दिख रही है। तो दोनों रियल अकाउंट टाइप के। रियल अकाउंट में एंट्री करने के लिए जो गोल्डन रूल हम यूज करते हैं वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली वस्तु को डेबिट साइड में और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो इसी तरह से इस एंट्री में जो मैंने बताई है वो एंट्री कैसे की जाएगी। परचेस हमारे बिजनेस में आ रही है तो परचेस अकाउंट को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू, और जा क्या रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, और 5,000 रुपए परचेस अकाउंट के सामने डेबिट साइड वाले कॉलम में लिखे जाएंगे और टू कैश अकाउंट में 5,000 रुपए क्रेडिट साइड वाले कॉलम में लिखे जाएंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन की जब हम एंट्री करते हैं तो जैसे इसमें तो दोनों ही खाते रियल अकाउंट के प्रभावित हुए, पर यदि कोई खाता पर्सनल अकाउंट का होता तो हम रूल कौन सा फॉलो करते, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट साइड में और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट साइड में लिखो। और यदि नॉमिनल अकाउंट होता जिसमें केवल खर्चे या लाभ और हानि की एंट्री करनी होती तो वहां हम नियम यूज करते ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। धन्यवाद दोस्तों।
आज इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे।